हेलो स्टूडेंट। मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो वीडियो में मुख्य सेविका की भर्ती के लिए हम लोग विभाग टॉपिक को कवर किए थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो मुख्य सेविका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? वो नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली। फैमिली टॉपिक को आज कवर करेंगे हम, जो मुख्य सेविका के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। मुख्य सेविका की भर्ती के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सोशियोलॉजी से रिलेटेड उसको कवर कराएंगे, जो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का है, सामाजिक परिवर्तन तक का है। इनको हम कवर कराएंगे एक एक करके। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिवार। हम आज के इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम परिवार पढ़ेंगे, परिवार के अर्थ को जानेंगे कि परिवार क्या होता है। परिवार की उत्पत्ति को देखेंगे कि परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, किस परिवार की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, और उस जो परिवार है इसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक। परिवार के विभिन्न प्रकार को देखेंगे, समाज में अलग अलग प्रकार के परिवार होते हैं उनको देखेंगे, और जो इसमें कुछ थिंकर्स हैं उन्होंने परिवार के बारे में जो कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आज। चलिए परिवार को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको साधारण भाषा में समझेंगे। हम अपने ऊपर और आपके ऊपर लागू करके इसे समझेंगे। परिवार को, परिवार क्या है और परिवार का काम क्या है, इसकी भूमिका क्या है। ठीक। तो अगर हम देखेंगे तो जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हम छोटे बच्चे होते हैं, तो परिवार का काम क्या होता है? पहला काम ही होता है कि हमें हमें जन्म देना। ठीक। परिवार का पहला काम क्या होता है? प्रजनन। ठीक। प्रजनन पहला काम होता है। उसके बाद बच्चों की देख-रेख करना, उनकी आर्थिक व्यवस्था का आर्थिक रूप से उनको जो है कि व्यवस्था देना, खान-पान, कपड़े, ये सारी शारीरिक सुरक्षा। ठीक, देखते हैं। तब हमारी तबीयत खराब होती है तो परिवार के लोग ही जो है कि आते हैं। दवा दवा हो गया, दूध हो गया, या खाने-पीने की जो भी चीज़ें होती हैं। हमारे मनोरंजन भी, जो हमारा प्राथमिक रूप से मनोरंजन होता है, हमारे परिवार में ही होता है। ठीक। हमारी जो शारीरिक सुरक्षा होगा, देखे होंगे कि जिस घर में बुजुर्ग महिला होती हैं, जो भी दादी या नानी होती हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका सुबह से एक ही काम होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहलाना, उनको जो खिलाना, उसके बाद मालिश करना, ये सारे काम होते हैं। ठीक। तो परिवार हमारे समाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, पार्ट है, और हम इसे आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं परिवार क्या है। परिवार हमारे जो समाज में सामूहिक रूप से जो संगठन बनता है, उस संगठन का सबसे छोटा इकाई परिवार होता है। ठीक। प्राणीशास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है। ठीक। अनेक समाजशास्त्रियों का मानना है कि परिवार समाज रूपी भवन के कोने का पत्थर है, कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी। अर्थात यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि जो हम अ, अगर हम एक भवन का निर्माण करते हैं, तो भवन के निर्माण के लिए सबसे पहला जो पत्थर एक कोने में लगाया जाता है, जो एक पिलर के रूप में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वही परिवार है। अगर समाज में देखेंगे, सामूहिक संरचना के रूप में देखेंगे, तो परिवार वही पिलर है। ठीक। परिवार देखेंगे, परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो परिवार की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से परिवार की उत्पत्ति हुई है। ठीक। इसका अर्थ क्या है? जो एक समूह के लिए उपयोग किया जाता है। परिवार का मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा में जो फैमिलियस शब्द है, उसका मतलब है समूह। समूह के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है? माता पिता, बच्चे और नौकर दास होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए हम कुछ थिंकर को देख लेते हैं कि कुछ जो है कि समाजशास्त्रियों ने परिवार के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले और सबसे फेमस जो कोटेशन है वो है मैकआवर पेज। मैकआवर पेज का एक कोटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी, इनकी पुस्तक क्या है? सोसाइटी, नोट डाउन कर लीजिएगा। सोसाइटी नामक पुस्तक में ये परिभाषा दिया है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है। ठीक। परिवार क्या है? पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित। ठीक। इस परिवार में सबसे पहले क्या होता है? पर्याप्त और निश्चित यौन संबंध होता है। ठीक। यहाँ हम देखेंगे परिवार में सबसे पहले क्या होता है? निश्चित यौन संबंध होता है। देखिए इसमें इसका इंपॉर्टेंस भी देखते रहिएगा। यहाँ से इसका इंपॉर्टेंस भी देखते रहिएगा। मैकआवर पेज जो है ये निश्चित यौन संबंध पे जोर दिए हैं। ठीक।
उसके बाद बच्चों का प्रजनन पे जोर दिए हैं यहाँ से। उसके बाद बच्चों का देख रेख, लालन पालन और उनके विकास पर जोर दिए हैं। ये परिवार के मुख्य लक्ष्य को बताते हैं। परिवार का मेन कर्तव्य क्या है, वाक्यों पे बताए हुए हैं। और ये कहते हैं परिवार निश्चित यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह है जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं लूसी मेयर। लूसी मेयर को देखेंगे। परिवार एक गृहस्थ समूह है, ठीक, जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं। कौन कौन रहता है, माता पिता और उनकी संतान, ठीक। इसमें दंपत्ति का मूल स्थान होता है, दंपत्ति और उनकी संतान का। और संतान कैसे, अविवाहित संतान, ठीक। दंपत्ति और उनके अविवाहित संतान का मूल स्थान होता है। आगे इतनी बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कूले। कूले बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। कूले कहते हैं परिवार मानव जीवन की पोशिका है, ठीक। मतलब मानव जीवन जब स्टार्ट होता है वो परिवार में ही स्टार्ट होता है। पालन पोषण उसका, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण परिवार में ही होता है। अर्थात परिवार क्या है, मानव जीवन की पोशिका है। अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्टे जो है हमारे समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है उनमें इन समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं अगस्ट कॉम्ट। उन्होंने कहा है कि परिवार समाज की इकाई है। परिवार क्या है, समाज की इकाई या कोशिका है, ठीक। परिवार जो है समाज की इकाई है। किसने कहा है, अगस्ट कॉम्ट ने कहा है। मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की कहते हैं परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। मतलब मनुष्य जब पशु अवस्था में था, जब वो जंगलों में रहता था, तब से लेकर अब वो जो कुछ भी लेके आया है तो वो परिवार को लेके आया है, ठीक। परिवार को वो उस अवस्था से लेके इस अवस्था तक अपने साथ लेके आया। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं परिवार को थोड़ा सा इसकी जो मेन गोल है परिवार का उसको देखते हैं। तो परिवार को जैविक संबंधों पर आधारित सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, तो समान निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि, प्रजनन, समाजीकरण, शिक्षण आदि, ठीक। ये जो है क्या है, ये परिवार के उद्देश्य हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं परिवार की विशेषताएं, ठीक। मैकावर विपेज ने परिवार की विशेषता भी बताई है, ठीक। हम देखते हैं परिवार की विशेषता। सबसे पहली विशेषता यह है कि परिवार सार्वभौमिक होता है। परिवार क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। ये वर्ल्ड विश्व के हर समाज में पाई जाती है। परिवार जो समूह है वो कहाँ होता है, वो सार्वभौमिक होता है और पूरे समाज में परिवार नामक संस्था पाई जाती है, ठीक। वो आपको हर समाज में अलग अलग रूप में दिखाई देगा लेकिन हर समाज में पाया जाता है। दूसरा, परिवार का काम क्या है, भावनात्मक आधार पे परिवार बनते हैं। जो हमारा परिवार में एक दूसरे से जुड़ाव होता है वो भावनात्मक आधार पे होता है। सृजनात्मक प्रभाव होता है, ठीक। ज्ञान, समाजीकरण, ये सब प्राथमिक रूप से परिवार से ही हमें मिलती है। परिवार का एक सीमित आकार होता है, ठीक, एक निश्चित आकार होता है। परिवार के जो टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो इसमें कम लोग रहेंगे, संयुक्त परिवार हो गया तो ज़्यादा लोग रहेंगे, तो मतलब एक सीमित आकार हो जाता है परिवार का, ठीक, जो समाज की संरचना को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है परिवार का, ये चीज़ हम आपको समझाए हैं। सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, ठीक। परिवार है, परिवार में सदस्यों का, माता का एक जो है कि काम होगा कुछ अलग, प्रकार्य होगा, कुछ अलग उत्तरदायित्व होगा। पिता का कुछ अलग उत्तरदायित्व होगा। पुत्र का कुछ अलग उत्तरदायित्व होगा। पुत्री का कुछ अलग उत्तरदायित्व होगा। तो ऐसे जो है कि सब अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए एक परिवार नामक संस्था को जन्म देते हैं, ठीक। सामाजिक नियंत्रण, परिवार जो है सामाजिक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण जो है कि कारगर साबित होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कैसे होता है, तो जैसे हम देखते हैं कि जब छोटे रहते हैं तो तभी से जो है परिवार हमें सिखाता है कि ऐसे काम करना सही है, ऐसे काम करना अनुचित है, ऐसे काम करने से आप जो है कि इस तरह के बनेंगे, ऐसे काम करने पे आप इस तरह के बनेंगे। तो एक तरह से जो है आपको जो नीतियाँ सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वो परिवार से सीखते हैं। एथिक्स जो सीखते हैं वो परिवार से ही सीखते हैं। तो परिवार क्या है, सामाजिक नियंत्रण का भी काम करता है। परिवार अस्थायी एवं स्थायी प्रकृति का भी होता है, ठीक। परिवार की विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। परिवार के प्रकार, फंक्शन ऑफ फैमिली। परिवार के क्या क्या प्रकार हैं, ठीक। परिवार के विभिन्न प्रकार हैं।
हमारे जीवन के हर मोड़ पे परिवार की आवश्यकता होती है। हम कुछ भी करते हैं तो परिवार के बिना नहीं कर सकते हैं। हम कहीं न कहीं किसी न किसी परिवार के सदस्य रहते हैं, ठीक? तो परिवार के प्रकार हैं, हम एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल फंक्शन, प्राणीशास्त्रीय कार्य। प्राणीशास्त्रीय कार्य में सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहला काम ही है यौन इच्छाओं की पूर्ति, ठीक? यौन इच्छाओं की पूर्ति सबसे पहला काम है, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। उसके बाद है संतान उत्पत्ति, प्रजनन दूसरा काम है, ठीक? प्राणशास्त्रीय कार्य में प्रजनन दूसरा वर्ग है। बच्चे को जन्म देना पहला तो सेक्सुअल डिज़ायर की पूर्ति करना, उसके बाद संतानोत्पत्ति प्रजनन पे जोर देना, उसके बाद प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की निरंतरता का क्या मतलब है कि जैसे जब हम जो है संतानोत्पत्ति करते हैं, तो हम अपनी जो चीज़ों को उस संतान में देने का प्रयास करते हैं। फिर उसका विवाह होता है, तो उससे उसके द्वारा जो बच्चा जन्म लेता है, फिर वो अपनी संस्कृतियों को या अपनी चीज़ों को, सीखी हुई चीज़ों को अगले तक देता है। एक प्रजाति निरंतरता बनी रहती है, ठीक? तो और दूसरा है शारीरिक कार्य, शारीरिक प्रकार्य। तो शारीरिक प्रकार्य में वही हो गया, शारीरिक रक्षा हो गई, बच्चों का पालन-पोषण हो गया, भोजन, निवास, वस्त्र की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें परिवार करता है। हम जब छोटे होते हैं तो देखते हैं शारीरिक शारीरिक रक्षा जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में मालिश करना या टाइम पे दवा लेना, दवा देना या खाना-पीना, ठीक? वस्त्रों का ध्यान देना, ये सब परिवार का ही काम होता है, कोई गैर आके नहीं करता किसी के लिए। ठीक, उसके बाद आर्थिक कार्य, हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है, आर्थिक कार्य जब पैसे चाहिए, छोटे रहते तो ज़िद करते हैं टॉफ़ी के लिए, चॉकलेट के लिए या पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी काम के लिए, तो भी परिवार की ही ज़रूरत पड़ती है और परिवार जो है उत्तराधिकार का निर्धारण करता है, ठीक? अधिकतर जो है कि बच्चों का जन्म इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको जो है कि उत्तराधिकारी चाहिए होता है, ठीक? और इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि बालक वर्ग या लड़का होने पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, लड़कियों को कम तवज्जो दिया जाता है। तो ये उत्तराधिकार का निर्धारण भी करता है। उत्पादक इकाई श्रम विभाजन और आय तथा संपत्ति का प्रबंधन भी जो है परिवार करता है। ठीक? अब हम आगे देखते हैं धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य में भी परिवार जो है कि लुप्त होता है और अ, जो है कि धार्मिक कार्य को अगर देखा जाए, तो हम परिवार से ही सबसे पहले धर्म के बारे में सीखते हैं। हम छोटे रहते हैं तभी घर में पूजा-पाठ वगैरह देखते हैं और उसको सीखते हैं और उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक कार्य, समाजीकरण का कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परिवार की जो है हम जब सीखना स्टार्ट करते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं, जब से सीखना स्टार्ट करते हैं, तब से लेके जीवन के लास्ट क्षण तक परिवार से कुछ न कुछ सीखते हैं और परिवार को कुछ न कुछ सिखाते हैं, ठीक? तो परिवार क्या करता है, समाजीकरण का काम भी करता है, ठीक? शिक्षात्मक कार्य, अगर आप शिक्षात्मक कार्य को देखेंगे तो इसे कह सकते हैं कि अ, परिवार जो है प्राथमिक पाठशाला के रूप में काम करता है। परिवार किसके रूप में काम करता है? तो प्राथमिक पाठशाला के रूप में काम करता है। कैसे? जब हम स्कूल जाने से पहले, आज तो और एक्स्ट्रा एडवांस हो गया है परिवार, जो है कि स्कूल जाने से पहले ही बच्चों को इतना कुछ आ जाता है कि एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी ना भी पढ़ाएँ तो काम चल जाएगा, ठीक? बच्चे घर पे रह के इतना कुछ सीख जाते हैं। तो शिक्षात्मक कार्य भी परिवार करता है। और मनोवैज्ञानिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य में जब हम क्या डिप्रेस होते हैं या जब हमें खेलने की ज़रूरत होती है, हमारी दुख-सुख में जो है कि सबसे पहला जो भागीदारी होता है, वो परिवार का ही होता है। परिवार हर समय जो है हमारे अच्छे काम और बुरे काम को लेके सपोर्टिव रहते हैं, ठीक? हमें हमेशा सिखाते हैं कि कौन-सा काम करने से जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी और किस काम से निराशा मिलेगी। और हर समय परिवार हमारा साथ देता है, ठीक? हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए। पूरे समाज जहाँ जो है कि आपको डिप्रेस करने में लगा हुआ है, पूरा समाज जो है आपको पीछे करने में लगा हुआ है, वहाँ किसी न किसी रूप में परिवार हमको हमेशा आगे आगे का जो है मोटिवेशन देता है, ठीक? तो मनोवैज्ञानिक कार्य करता है परिवार। सांस्कृतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य हम जो है कि अपनी संस्कृतियों को प्रजनन के द्वारा और समाजीकरण के द्वारा जो है बाईपास करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फिर वो धीरे-धीरे फिर आगे बढ़ता जाता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो सांस्कृतिक कंटिन्यूटी जो भी बनी रहती है समाज में परिवार के द्वारा ही, ठीक? तो यहाँ से परिवार के बारे में परिवार के प्रकार जो हैं
ये आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम समझेंगे, परिवार की उत्पत्तियाँ। इम्पोर्टेंस बहुत ही है इसका। परिवार की उत्पत्ति मतलब परिवार की सबसे पहले किस तरह के परिवार की उत्पत्ति हुई, ठीक। तो मैकाइवर कहते हैं, मैकाइवर का बहुत अच्छा कोटेशन है कि उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं, उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको हम जानेंगे पहले कि जब भी किसी भी चीज की उत्पत्ति के बारे में पता करते हैं, ठीक, जैसे परिवार की उत्पत्ति के बारे में पता करना है, विवाह की उत्पत्ति के बारे में पता करना है, अब उसका कोई साक्ष्य तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, लिंक जोड़ के अनुमान लगाते हैं और अनुमान के आधार पे एक जो है खाका तैयार करते हैं और कहते हैं कि परिवार की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। एग्जैक्ट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है, ठीक। तो इसलिए मैकाइवर कहते हैं उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं। हम आज जिस चीज को प्रूफ करते हैं, कल का कोई और साइंटिस्ट, कोई और थिंकर, कोई और विद्वान आके उसको काटता है और कहता है, उसको क्रिटिसाइज करके कहता है नहीं, इसको इसको इस रूप में नहीं, इस रूप में देखा जा सकता है, परिवार या विवाह या किसी भी चीज की उत्पत्ति ऐसे नहीं ऐसे हुई है। क्यों? क्योंकि उस जो सोर्स था वो हर समाज में कहीं ना कहीं चेंज होता है, और जब हर समाज में बदलता रहता है, तो जिस समाज का जो अध्ययन करता है उस समाज के ही परिवार को या उस समाज के ही स्वरूप को एडॉप्ट करके दिखाता है कि नहीं देखिए उत्पत्तियां ऐसे हुई हैं उसकी। तो उत्पत्तियां हमेशा अस्पष्ट होती हैं, ठीक। समझ में आ गई होगी आपको। तो सबसे पहले परिवार की उत्पत्ति में हम जो समझेंगे वो है क्लास सॉरी क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, ठीक। क्लासिकल थ्योरी को हम सबसे पहले जानेंगे कि उसको पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत को पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको प्लेटो और अरस्तु ने दिया था, बहुत पहले ही दे दिया था इन्होंने, प्लेटो और अरस्तु ने, कि समाज में जब भी एक समय था जब समाज बिखरा हुआ था, उसके बाद जब परिवार की उत्पत्ति हुई, तो वो परिवार सबसे पहले पितृसत्तात्मक रूप में ही आया, ठीक। वो पितृसत्तात्मक रूप में ही आया। ये कौन कहा? प्लेटो और अरस्तु का है। लेकिन 1861 में इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए सर सर हेनरी मैन जो है, वो भी यही चीज कहते हैं और कहते हैं कि प्रारंभिक रूप में न केवल पितृसत्तात्मक था परिवार, बल्कि पितृ स्थानीय और पितृवंशी भी था, ठीक। यह हम समझेंगे कि परिवार प्रारंभिक रूप में न केवल पितृसत्तात्मक था बल्कि पितृ स्थानीय और पितृवंशी भी था। ये कौन कहते हैं? सर हेनरी मैन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ ये क्वेश्चन पूछता है कि शास्त्रीय पितृसत्तात्मक सिद्धांत का विकास किसने किया, या शास्त्रीय पितृसत्तात्मक सिद्धांत की उत्पत्ति या जनक कौन है, ठीक। तो यहाँ कौन हो जाएंगे? सर हेनरी मैन हो जाएंगे। सर हेनरी मैन की पुस्तक है एंशिएंट लॉ, उसमें जो है कि इन्होंने ये थ्योरी दी हुई है। और शास्त्रीय सिद्धांत में कहते क्या है कि देखिए, एक समय था जब लोगों को जंगलों में जाना पड़ता था, तो जब लोग जंगल में जाते थे, जंगल में जाने के लिए जो सबसे जरूरी जो आवश्यकता होती थी वो बल की होती थी, और बल पुरुषों में अधिक माना जाता था कि पुरुषों में जो है कि स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बल है। तो धीरे धीरे सत्ता किसकी स्थापित होती चली गई, जो है कि पिता की सत्ता या पुरुष की सत्ता स्थापित होती चली गई। तो इस तरह जब परिवार बनना शुरू हुआ तो पितृ सत्तात्मक परिवार अर्थात पुरुष की सत्ता स्थापित हो गई महिलाओं पे, तो पितृ सत्तात्मक परिवार बना, ठीक। यहाँ से चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए हम आगे देखते हैं। यौन साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। यौन साम्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक जो हैं मार्गन फ्रेजर ब्रिफाल्ट हैं। दरअसल मार्गन जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके प्रवर्तक मार्गन है और फ्रेजर ब्रिफाल्ट ने जो है कि इनका सपोर्ट किया है, इनके बातों को माना है और आगे बढ़ाया है, ठीक। और इसमें यौन साम्यवाद के सिद्धांत में जो है ये कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक समाज में ना ही परिवार और विवाह नामक कोई संस्था नहीं थी, परिवार और विवाह नामक कोई संस्था नहीं थी। लेकिन जब उस समय क्या हुआ करता था कि यौन साम्यवाद हुआ करता था, अर्थात जो पुरुष जिससे चाहे, जिस स्त्री से चाहे यौन संबंध स्थापित कर सकता था, ठीक। तो मार्गन क्या कहते हैं? मार्गन कहते हैं कि
किसी परिवार की स्थापना नहीं हुई थी, ना ही परिवार नामक संस्था थी, ना ही विवाह नामक संस्था थी। व्यक्ति उस समय जो भी स्त्री या जो भी पुरुष चाहता था, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकता था। तीसरा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ठीक? मातृसत्तात्मक सिद्धांत को के प्रवर्तक कौन है? ब्रीफाल्ट हैं। ब्रीफाल्ट की पुस्तक है द मदर्स, ठीक? ब्रीफाल्ट कहते हैं, ये कहते हैं कि सबसे पहले जब आदिवासी समाज से परिवार की स्थापना हुई, तो सबसे पहले मातृसत्तात्मक परिवार की स्थापना हुई, ठीक? ये बात समझेंगे। और ये कैसे, उसका मतलब उसको बताते हुए, थोड़ा-सा डेफिनेशन बताते हुए बताते हैं। कहते हैं कि उस समय हुआ क्या करता था कि जब पुरुष जो है किसी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर लेता था, ठीक? एक पुरुष किसी स्त्री से यौन संबंध तो स्थापित कर लिया। यौन संबंध स्थापित करने के लिए वो जंगलों में चला जाता था, शिकार करने चला जाता था। तो बहुत बार ये देखा गया कि उस समय वो शिकार करने जाने के बाद जो है कि भटक जाते थे, रास्ता भटक जाते थे, या कोई किसी जंगली जानवर के द्वारा शिकार खुद ही बन जाते थे। तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। और कुछ लोग तो केवल यौन इच्छा की पूर्ति करने के बाद चले जाते थे। उनको इन सारी चीज़ों से किसी चीज़ से मतलब था नहीं। तो जो बच्चा जन्म लेता था, यौन संबंध के बाद जो बच्चा जन्म लेता था, वो अधिकतर समय अपने माता के पास बिताने लगा। जो अधिकतर समय अपनी माता के पास बिताने लगा, तो उसके बच्चे की ज़िम्मेदारी कौन लिया? माता ली, एक स्त्री ली। और इसी तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्त्रियों की सत्ता स्थापित हो गई, ठीक? तो उससे ब्रीफाल्ट कहते हैं, मातृसत्तात्मक सिद्धांत में कहते हैं कि सबसे पहले जो परिवार नामक संस्था ने जन्म लिया, वो मातृसत्तात्मक परिवार, ठीक? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक विवाही सिद्धांत। एक विवाही सिद्धांत में वेस्टर्न मार्क और मेलिनोव्स्की दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न मार्क जो है यौन साम्यवाद की आलोचना करते हैं। वेस्टर्न मार्क कहते हैं कि यौन साम्यवाद जैसी कोई व्यवस्था समाज में कभी थी ही नहीं, ठीक? वेस्टर्न मार्क कहते हैं कि यौन साम्यवाद जैसी कोई व्यवस्था समाज में कभी थी ही नहीं। अगर कोई व्यवस्था थी, तो वो था एक विवाही परिवार, ठीक? ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई व्यवस्था थी, तो एक विवाही परिवार ही समाज में हर समय स्वीकृत किया गया था, ठीक? ये चीज़ आप याद कर लेंगे। वेस्टर्न मार्क जो है एक विवाही परिवार पे जोर देते हैं और यौन साम्यवाद को क्रिटिसाइज करते हैं। वहीं अब मेलिनोव्स्की को देखें। मेलिनोव्स्की कहते हैं कि मनुष्य पशु अवस्था से अगर कोई चीज़ लेके आया है, तो वो परिवार नामक संस्था को लेके आया है, ठीक? मेलिनोव्स्की एक बात और कहते हैं कि एक विवाही परिवार ही परिवार का सच्चा स्वरूप है, ठीक? परिवार का सच्चा स्वरूप कौन सा है? एक विवाही परिवार ही परिवार का सच्चा स्वरूप है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, ठीक? ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन कोटेशन एकदम डायरेक्ट पूछता है कि एक विवाही परिवार ही परिवार का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा, ठीक? ये चीज़ आप याद रखिएगा। उद्विकासी सिद्धांत उद्विकासी सिद्धांत के लिए बैकोफन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकोफन हो गए, मार्गन हो गए, ये परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत को देते हैं, ठीक? और बैकोफन जो है कि परिवार की उत्पत्ति के 4 अवस्था बताते हैं, उद्विकास बताता है। उद्विकास का क्या मतलब है? उद्विकास का मतलब होता है किसी भी चीज़ का चरण चरण अवस्था में उसका विकास होना है। मतलब पहले किसी चरण में था, फिर धीरे-धीरे उसमें कुछ परिवर्तन होके एक नया व्यवस्था देखने को मिला। फिर उस व्यवस्था में फिर थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ, फिर कुछ नया व्यवस्था देखने को मिला, ठीक? तो बैकोफन कहते हैं कि परिवार की जो आज के आधुनिक परिवार की जो उत्पत्ति हुई है, एक विवाही प्रथा जो चल रहा है, एक विवाही परिवार की जो व्यवस्था बनी हुई है समाज में, वो आज समाज में पहले से ही ऐसे नहीं थी। वो बदलते-बदलते उसका स्वरूप ऐसा हुआ है, ठीक? तो वो 4 अवस्थाओं की बात करते हैं। 4 अवस्थाओं में परिवार बदला है, तो आज जाके एक विवाही प्रथा समाज में देखने को मिलती है। पहला कौन-सा है? यौन साम्यवाद का सिद्धांत। सबसे पहले इनके अनुसार, बैकोफन के अनुसार सबसे पहले यौन साम्यवाद का सिद्धांत था। दूसरा अवस्था बहुपति प्रथा, तीसरा बहुपत्नी प्रथा, चौथा एक विवाही प्रथा, ठीक? ये चीज़ समझ गए आप? अब हम आगे देखते हैं, इसी को अच्छे से पढ़ते देखते हैं, समझते हैं। बैकोफन भी कहते हैं कि सबसे पहले यौन साम्यवाद का सिद्धांत था। समाज में यौन साम्यवादी व्यवस्था थी। जो पुरुष चाहे जिस स्त्री से चाहे वो यौन संबंध स्थापित कर सकता था, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा था, ठीक?
और बहुपति प्रथा क्या है? बहुपति प्रथा में हुआ क्या करता था कि उस समय बल को अधिक महत्व दिया जाता था। जब बल को अधिक महत्व दिया जाता था, तो स्त्री और लड़की, कन्या, स्त्री जो भी कहें, उनका ह्रास होता चला गया और उनकी संख्या कम होती चली गई। ठीक? जब महिलाओं की संख्या कम हो गई और पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक? तो क्या हुआ करता था? बहुपति व्यवस्था शुरू हो गया। वहीं बहुपत्नी प्रथा क्या है? उसके बाद जो है कि बहुपत्नी प्रथा आया। बहुपत्नी प्रथा में जब मनुष्य आदिम समाज से कृषक समाज में आया, तो वो जंगल को छोड़ के खेती करना शुरू किया और खेती करना शुरू किया तो उनको एक स्थायी निवास की आवश्यकता पड़ी कि जब पहले व्यक्ति खेती करता था, ध्यान से समझिएगा इस बात को, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति खेती करता था, सॉरी, शिकार करने जाता था, जंगलों में रहता था। तो जब जंगल में रहता था तो वहाँ बल की आवश्यकता थी और बल स्त्रियों से ज़्यादा पुरुषों में अधिक माना जाता था। ठीक? वो जंगलों के लिए ज़्यादा कम्फर्ट रहते थे। तो उस समय क्या हुआ, पुरुषों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और महिलाओं को कैसे भी न कैसे करके, चाहे उनकी शारीरिक समस्या की वजह से या जानबूझकर उनको जो है जान से मार देना या खुद ही वो अपनी शारीरिक बीमारियों की वजह से वो मर जाती थी। तो उनको उनकी की संख्या महिलाओं की संख्या कम होती चली गई। तो उस समय महिलाओं को उतना ध्यान दिया नहीं गया। तो हुआ क्या? पुरुषों की संख्या बढ़ गई, महिलाओं की संख्या कम हो गई। जब पुरुषों की संख्या अधिक हो गई, तो बहुपति प्रथा स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद समाज बदला और समाज किसमें परिवर्तित हुआ? कृषक समाज में परिवर्तित हुआ और कृषक समाज जब परिवर्तित हुआ, तो उस समय खेती करना चालू किए। व्यक्ति जब खेती करना चालू किया, तो अब हुआ क्या करता था कि एक निवास स्थान बना, एक जगह रह के खेती करना होता था। तो जब एक जगह रह के, मान लीजिए अगर हम गेहूँ बोते हैं, तो एक जगह गेहूँ बोए, तो अब उसको छोड़ के जाया नहीं जा सकता है। अब जब तक वो फसल तैयार होगी, जब तक फसल कट नहीं जाएगा, तब तक उस फसल का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और जब फसल कट भी जाएगा, तो गेहूँ या चावल, धान हुआ, उसको एक जगह स्टोर करके रखेंगे। तो धीरे-धीरे करके क्या हो गया, एक जगह निवास स्थान बन गया लोगों का। और जब एक जगह निवास स्थान बन गया, पुरुष तो घुमंतु था और घर पे रहना और खेतों में देखभाल करना खेतों का और बच्चों का देखभाल करने की किसी न किसी की आवश्यकता पड़ी। तो वो आवश्यकता कौन पूरा किया? वो आवश्यकता पूरा की महिलाओं ने। और जब महिलाओं को जो है कि तवज्जो अधिक देने जाने लगा, जब ये व्यवस्था चालू हुआ, तो यहाँ हुआ क्या, महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती चली गई, महिलाओं को इम्पोर्टेंस दिया गया समाज में। महिलाओं की संख्या जब बढ़ गई, पुरुषों की संख्या घट गई। जब पुरुषों की संख्या घट गई, तो वहाँ बहुपत्नी प्रथा स्टार्ट हो गया। ठीक? और एक विवाही प्रथा, जो आधुनिक समाज में जो सबसे प्रचलित है, वो क्या है? एक विवाही प्रथा है। हमारा जो संविधान है, उसमें भारतीय अधिनियम 1955 में 1955 में ये कहा गया है कि समाज में एक विवाही प्रथा को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक? आई होप ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद भी अगर थोड़ी भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम जो है आपके डाउट को दूर करने के लिए पूरी तरह तत्पर रहेंगे। और चलिए हम आगे देखते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगे और ऐसे ही और आगे मटेरियल चाहते हो, तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम देखते हैं मार्गन को। मार्गन मार्गन जो है कि परिवार की 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। मार्गन 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। ये मार्गन जो है कि परिवार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी उद्विकासी व्यवस्था। होता क्या है कि क्वेश्चन पूछता है कई बार पीजीटी में भी, यूजीसी में भी, इनको दे दिया गया क्रम से लगाने के लिए। मार्गन ने किन-किन अवस्थाओं की बात की है, क्रम से लगाई है। तो सबसे पहले समृक्त परिवार की बात की है, उसके बाद समूह परिवार की बात की है, फिर सिंडेस्मियम, पितृसत्तात्मक और एक विवाही परिवार की बात की है इन्होंने। ठीक? इनको क्रम से याद करिएगा आप लोग। सबसे पहले समृक्त परिवार, दूसरा समूह परिवार, तीसरा सिंडेस्मियम परिवार, चौथा पितृसत्तात्मक परिवार, पांचवा एक विवाही परिवार। अब समृक्त परिवार की बात करते हैं। जानते हैं समृक्त परिवार के बारे में। समृक्त परिवार को हम कह सकते हैं यौन साम्यवाद का जो परिवार है, यौन साम्यवाद का जो व्यवस्था है, वही सेम व्यवस्था समृक्त परिवार में आता है। ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं समूह परिवार। समूह परिवार जो होता था, इसको इस नाम से ना याद करके पुनर्लुअन फैमिली के नाम से याद कीजिए। ये इंग्लिश वर्ड ही पूछता है एग्जाम में। समूह परिवार नहीं पूछता है, जो है कि इंग्लिश वर्ड ही जो है पूछ देता है। अब इसमें हुआ क्या करता था, समूह परिवार में सामूहिक विवाह हुआ करता था।
सामूहिक विवाह का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये दो परिवार हैं, ठीक, इसमें पुरुषों की संख्या तीन तीन पुरुष हैं, इसमें महिला है तीन चार पाँच, जो भी आप महिलाओं की संख्या, तो इस समूह से विवाह हो जाता था, ठीक, इस समूह का इस समूह से विवाह हो जाता था। तो जो समूह ए है, ये समूह ए मान लीजिए और ये समूह बी मान लीजिए, ठीक, समूह ए का समूह बी से विवाह हो जाता था। अब समूह ए के जितने भी सदस्य हैं, सबके लिए समूह ए की जितने भी सदस्य हैं, ये इनकी वाइफ हो गई, और समूह बी के जितने भी सदस्य हैं, समूह ए के सदस्य उनके लिए क्या हो गए, हस्बैंड हो गए। मतलब ये आपस में एक दूसरे से यौन संबंध स्थापित कर सकते थे। तो ये क्या कहते थे, समूह विवाह कहते थे, ठीक। समूह से ही विवाह हो जाना, उसमें मायने नहीं रखता है कि एक समूह में कितनी स्त्रियां हैं, एक समूह में कितने पुरुष हैं, ये मायने नहीं रखता था। उसके बाद जो आया वो शिंडेस्मियम परिवार आया, ठीक। मार्कन जो बताते हैं उसके बाद शिंडेस्मियम परिवार को बताते हैं। शिंडेस्मियम परिवार में क्या हुआ करता था, ये हम समझेंगे नीचे। शिंडेस्मियम परिवार में मान लीजिए ये पुरुष है, एक परिवार है, उस परिवार में ये पुरुष है, ठीक। एक पुरुष, तीन पुरुष हैं, एक पुरुष एक ही महिला से विवाह करेगा, अर्थात इसकी पत्नी अलग है, इसकी पत्नी अलग है, इसकी पत्नी अलग है, ठीक। एक पुरुष एक ही महिला से विवाह कर रहा है, लेकिन एक परिवार में विवाहित सभी महिलाओं से सभी पुरुष यौन संबंध स्थापित कर सकते थे, ठीक। ये समझ में आया, मतलब ये तीनों पुरुष तीनों में से किसी भी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते थे, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आ गया है। समूह परिवार और सिंडेस्मियम परिवार में क्या अंतर है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं और परीक्षा में गलत करके आते हैं, छोटी सी गलती करते हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। समूह परिवार में क्या है कि सारे पुरुष सारी महिलाओं के साथ विवाह कर देते थे, ठीक। विवाह ये होता था सभी पुरुषों और सभी महिलाओं के साथ एक समूह में विवाह होता था, ठीक। लेकिन सिंडेस्मियम में क्या होता था कि एक पुरुष एक ही महिला के साथ विवाह करेगा, ठीक। एक पुरुष एक महिला के साथ विवाह करेगा, लेकिन उस समूह में उपस्थित उस परिवार में उपस्थित जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, उसके साथ पुरुष जो है यौन संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक। मतलब अपने जितने भी भाइयों की जो वाइफ है, भाभी हुई या छोटे भाई की वाइफ, बड़ी वाइफ, उनके साथ क्या कहता है, यौन संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक। ये तो होगा सिंडेस्मियम। पितृसत्तात्मक परिवार की बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ईजी है। पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि पिता की सत्ता स्थापित हो पिता की सत्ता स्थापित हुई, ठीक। एक विवाही परिवार, ये मॉडर्न समाज के आधुनिक समाज का जो पारिवारिक व्यवस्था है वो एक विवाही परिवार ही है, ठीक। मलिनोव्स्की कहते हैं कि यही व्यवस्था जो है कि हमेशा से चलती चली आ रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। विवाह के प्रकार, मानव समाज में वैसे तो बहुत तरह के विवाह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है कि विशेषताओं के आधार पे हम अपनी सुविधा के लिए जो है विवाह को कैटेगराइज कर दिए, परिवार को कैटेगराइज कर दिए हैं, कई भाग में बांट दिए हैं, जिससे हमें पढ़ने और समझने में आसानी हो। हर समाज में अलग अलग तरह के पारिवारिक व्यवस्था पाई जाती है। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला परिवार है अधिकार और उत्तराधिकार के आधार पे जो परिवार बनते हैं उनको देखते हैं, ठीक। अधिकार और उत्तराधिकार के आधार पे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो वंशावली है उसमें अगला अधिकारी कौन होगा, ठीक। पुत्री होगी या पुत्र होगा या माता होंगी या पिता होंगे, ठीक। तो सबसे पहला देखते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार में जो है कि नियंत्रण स्थापित जो करता है वो एक पुरुष करता है, और मेन सत्ता जो होती है, मेन शक्ति जो होती है, ठीक, वो किसके हाथ में होती है, पुरुष के हाथ में होती है। मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि वंशावली जो चलती है, जो अधिकार और उत्तराधिकारी होती हैं, वो महिलाएं होती हैं, ठीक। स्त्री और महिला ही समाज को नियंत्रित करती हैं। तो मातृसत्तात्मक परिवार हो गया। संख्या के आधार पर क्या मतलब हुआ कि उस परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी और किस तरह से है, ठीक।
उसके आधार पे जो है परिवार की स्थापना होती है। केंद्रीय परिवार या मूल परिवार, इसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, केंद्रीय परिवार या मूल परिवार को। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली में? न्यूक्लियर फैमिली में पुरुष और स्त्री ये इक्वल टू है, विवाह का संबंध है, ठीक। ये होते हैं और इनके अविवाहित बच्चे होते हैं। समझ में आया? एक दंपत्ति होती है और दंपत्ति के अविवाहित बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली की निशानी है, ठीक। ये क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है। संयुक्त परिवार में क्या होता है? संयुक्त परिवार में एस.सी. दुबे कहते हैं कि ऐसा परिवार जो कई न्यूक्लियर फैमिलियों से बनी बनी होती है, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। कई न्यूक्लियर फैमिली अर्थात कई मूल परिवारों से संगठित ऐसा समूह जो समान निवास स्थान और समान समान जो है कि पूजा स्थल और एक एक आर्थिक इकाई के रूप में काम करते हैं, उसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक। ये चीज समझ में आ गई है। संयुक्त परिवार के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट जो परिभाषा देते हैं वो है इरावती कर्वे, ठीक। संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली के बारे में बात करते हैं। इरावती कर्वे, इरावती कर्वे कहते हैं कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही निवास स्थान में रहते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं, जिनकी सामान्य संपत्ति होती है, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा किसी न किसी रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक। अर्थात समूह परिवार के बारे में आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मतलब अब इसमें देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है समूह परिवार में? 3 या 3 से अधिक पीढ़ी एक साथ रहते हैं, ठीक। 3 या 3 से अधिक पीढ़ी एक साथ रहती है, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक ही रसोई का बना भोजन करना, ठीक। सामान्य पूजा में भाग लेना और एक आर्थिक इकाई के रूप में काम करना, ये समूह विवाह का सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार हैं या विशेषता कह लीजिए, ठीक। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है? संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार क्या होता है? विस्तृत परिवार को एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, एक्सटेंड फैमिली, ठीक। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली में अंतर डिफाइन नहीं कर पाते, तो हम समझाते हैं विस्तृत परिवार क्या है। तो आप देखेंगे विस्तृत विस्तृत परिवार की परिभाषा। विस्तृत परिवार सबसे पहले जान लीजिए, इसमें रक्त संबंधी ज्यादा होते हैं, विवाह संबंधी कम होते हैं, ठीक। विस्तृत परिवार में क्या होता है? विवाह संबंधी के जो संख्या होती है वो कम होती है, रक्त संबंधी की संख्या ज्यादा होती है, ठीक। इसमें होता क्या, जैसे अगर हम अपने पे एग्जांपल लें तो विस्तृत परिवार में तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे दादा दादी हैं, हमारे दादा दादी से हमारे पिताजी, पिता 2-3 भाई, उसके बाद हमारे पिता के सिस्टर जो बुआ हैं वो लोग हो गए, उसके बाद पिता का विवाह हुआ, पिता के विवाह होने के बाद हमारी, ठीक, मेरा जन्म हुआ। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? तो देखिए पिता का विवाह हुआ और किसी का विवाह नहीं हुआ है, पिता के भाई और बहनों में किसी का विवाह नहीं हुआ है, वो सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक। और दादा दादी का विवाह हुआ है, तो यहाँ पे जो वैवाहिक संबंधी हैं वो कम है और जो रक्त संबंधी है उनकी संख्या अधिक है, ठीक। जब वहीं बुआ बुआ का विवाह हो जाएगा, हमारी बुआ अर्थात पिता की बहन, ठीक, या दादा की पुत्री का विवाह हो जाएगा, तो वो उस फैमिली के सदस्य नहीं रह जाएंगे, ठीक। और फैमिली के सदस्य कब तक हैं? एक्सटेंडेड फैमिली में वो फैमिली के सदस्य कब तक हैं? जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है। तो ये सारा जो एक संरचना बनेगा, वो संरचना किस रूप में होगा? वो संरचना होगा एक्सटेंडेड फैमिली का, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम निवास के आधार पे देखते हैं। निवास के आधार पे पितृ स्थानीय परिवार, ठीक। पितृ स्थानीय परिवार का मतलब ही होता है कि शादी के बाद जो है कि जो निवास स्थान होगा दंपत्ति का वो पितृ, ठीक, पिता पिता के स्थान पे होगा, मतलब कि दंपत्ति का जो निवास स्थान होगा वो लड़के के पिता के यहाँ होगा, ठीक। मातृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार में माता के नाम से माता की संपत्ति में वो होगा, अब माता के घर लोग रहेंगे, ठीक। नौ स्थानीय परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको कहते हैं नियो लोकल फैमिली। ये पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है नियो लोकल फैमिली क्या होता है। नियो लोकल फैमिली होता है कि जब विवाह के बाद दंपत्ति, ठीक, दूल्हा दुल्हन या स्त्री पुरुष जब ना ही अ, वधु के घर रहे और ना ही वर के घर रहे, ना ही पितृ सत्तात्मक परिवार में रहे, ना ही माता सत्तात्मक परिवार में रहे, वो एक अपना अलग परिवार बनाए, वो एक अपना अलग घर बना के निवास करे, उसे क्या कहते हैं? नियो लोकल फैमिली कहते हैं।
आज के समय में ऐसा इस चीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि होता क्या है कि जब शादी हो जाती है तो उनको एक घर दे दिया जाता है, या वो अपने ही खुद के मेहनत से एक घर बना के वहाँ निवास करते हैं। तो इसको नियो लोकल फैमिली कहते हैं। ठीक। मातृ-पितृ स्थानीय परिवार। मातृ-पितृ स्थानीय परिवार यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं बायो लोकल फैमिली। ठीक। बायो लोकल फैमिली में कोई मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप किस तरफ जाएँगे। ठीक। आप जो है कि माता के लड़की के यहाँ भी जा रह सकते हैं, जो दंपत्ति हैं वो लड़की के यहाँ भी रह सकते हैं और लड़के के यहाँ भी रह सकते हैं। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लड़के के यहाँ ही जाएँगे। ठीक। मामा स्थानीय परिवार। मामा स्थानीय परिवार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं एवेंकू लोकल फैमिली। एवेंकू लोकल फैमिली में क्या होता है? एवेंकू लोकल फैमिली क्या होता है? मामा स्थानीय परिवार। इसमें सीधा-सीधा जो लिखा हुआ है सेम वही चीज़ होता है कि इसमें पुत्र की, ठीक? लड़की की नहीं, लड़के के माता के भाई के घर रहना, लड़के के माता के भाई के घर रहना, मतलब लड़के के मामा के यहाँ रहना। वर-वधू जो है विवाह के बाद लड़के के मामा के घर रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक, एवेंकू लोकल फैमिली अर्थात मामा स्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार क्या है? ठीक, डुओ लोकल फैमिली क्या है? द्विस्थानिक परिवार में होता क्या है कि शादी के बाद जो है पति पति अपने घर रहता है, पति अपने घर रहती है। ठीक, दंपत्ति जो उनका मूल जन्म स्थान होता है, दोनों अपने-अपने घर रहते हैं। दिन में अपने घर रहते हैं और जब यौन संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है और जब प्रजनन की आवश्यकता होती है तो जो है कि रातों में जो है वो लड़का जो है पुरुष वो लड़की के घर जाता है, रहता है और दिन में फिर वो अपने घर चला आता है। इसको क्या कहते हैं? द्विस्थानी परिवार। ठीक, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब देखते हैं वंश नाम के आधार पे पितृवंशीय परिवार। ठीक, पितृवंशीय परिवार मतलब जो वंश नाम है वो पिता के नाम से चलेगा। मातृवंशीय परिवार जो वंश है वो माता के नाम से चलेगा। ठीक, उभयवाही परिवार। उभयवाही परिवार क्या है? उभयवाही परिवार में जो है कि अ, माता, पिता और जो अन्य रिश्तेदार हैं उन सबको लेके सबके नाम को जो है कि लेके चलता है, जुड़ाव रहता है। कोई बहुत करीबी नहीं होता है, कोई बहुत दूर का नहीं होता है, सारे रिश्तेदार को एक बराबर मान के चला जाता है इसमें। तो उसको कहा जाता है उभयवाही परिवार। द्विनामी परिवार, ये इम्पोर्टेंट है द्विनामी परिवार। और उभयवाही परिवार और द्विनामी परिवार एक बहुत नया है, नया कॉन्सेप्ट है तो इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। द्विनामी परिवार में क्या होता है? जो वंश नाम होता है वो दादा और नानी, ठीक, किसके-किसके? ध्यान से सुनिएगा, दादा और नानी, ठीक? उनके आधार पे होता है वंश नाम, तो उसको कहते हैं द्विनामी परिवार। और विवाह के आधार पे परिवार की जो स्थापना होती है, 4 आधारों पे होती है। एक विवाही परिवार, ठीक? बहुपत्निक विवाही परिवार, बहुपतिक विवाही परिवार, समूह विवाही परिवार। एक विवाही परिवार में मतलब कि विवाह एक एक व्यक्ति का एक ही महिला से विवाह होगा और जो है कि उनके बच्चे होंगे सिर्फ, ठीक? वो एक विवाही परिवार होगा। बहुपत्निक विवाही मतलब एक व्यक्ति के कई पत्नी होंगी, उनको बहुपत्निक विवाही करेंगे। बहुपतिक विवाही परिवार एक लड़की के कई पति होंगे, ठीक? एक स्त्री के कई लड़कों से शादी होगा और उस तरह के परिवार के जो बनते हैं वो बहुपति विवाही परिवार बनते हैं। समूह विवाही परिवार, ठीक? ऐसे परिवार अब नहीं देखने को मिलते हैं। समूह विवाही परिवार अर्थात समूह में विवाह होना, ठीक? एक एक लड़के के समूह का एक लड़की के समूह से विवाह हो जाना और परिवार की स्थापना होना समूह विवाही परिवार कहलाता है। ठीक? ये चीज़ें आपको समझ में हो आ गई होंगी। फिर से हम एक बार कहते हैं, अगर कोई भी डाउट हो या वीडियो में अभी भी कोई भी कमी लगे या जहाँ भी थोड़ी भी आपको लगे कि हाँ, यहाँ सुधारना है तो ज़रूर बताइएगा। और चीज़ें जहाँ भी ना समझ में आए आप बताइए, नेक्स्ट वीडियो बना के या कमेंट बॉक्स में आपके लिए ज़रूर उसको दूर किया जाएगा वो कमी। चलिए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो परिवार को डिवाइड किया गया है, कुछ थिंकर इम्पोर्टेंट है जो परिवार को बताते हैं। रॉल्फ लिंटन, ठीक? रॉल्फ लिंटन बहुत इंपॉर्टेंट है जो परिवार को 2 प्रकार के बताते हैं, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार, ठीक?
दो प्रकार की परिवार समाज में देखने को मिलती हैं। एक तो विवाह संबंधी परिवार। विवाह संबंधी परिवार ये एक ही परिवार में भी देखे जा सकते हैं या अलग अलग भी देखे जा सकते हैं। ठीक, जैसे नियो लोकल फैमिली में क्या हुआ, सबसे पहले जो परिवार स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा वो विवाह संबंधी देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे रक्त संबंधी परिवार उसमें आएंगे और एक ही परिवार में दोनों तरह के व्यवस्था देखने को मिल जाती है। ठीक, जैसे हम अगर यहाँ समझाएं तो विवाह संबंधी परिवार, जैसे ये पुरुष है, इसका विवाह हुआ महिला के साथ। ठीक, अब ये इनसे जो बच्चे जन्म लिए हैं, तो मान लीजिए ये इनसे जो है कि ये बच्चे जन्म लिए, ये तो रक्त संबंधी परिवार है आपस में, ये विवाह संबंधी परिवार है, सॉरी। ये क्या क्या है, पति पत्नी विवाह संबंधी परिवार है, लेकिन इनकी जो है ये क्या है, रक्त संबंधी है। ठीक, आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो एक ही परिवार में ये दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। वार्नर वार्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वार्नर बताते हैं जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। ठीक, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार, इसमें भी वार्नर जो बताते हैं वो कहते हैं कि ये भी दोनों एक ही परिवार में एक साथ देखने को मिल जाती हैं। ये आप इसको इम्पोर्टेंट है, ये सारे जो है कि याद रखिएगा कौन किस किस चीज़ को बताया है। तो वार्नर जो जन्म मूलक परिवार बताते हैं उसका अर्थ क्या है और प्रजनन मूलक परिवार का अर्थ क्या है, ये समझते हैं हम। जन्म मूलक परिवार का मतलब होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। ठीक, जिसमें हम जन्म लेते हैं वो जन्म मूलक परिवार होता है। और प्रजनन मूलक परिवार क्या होता है, जो शादी विवाह करने के बाद जब हम जन्म देते हैं तो वो प्रजनन मूलक परिवार कहते हैं। अर्थात मान लीजिए ये हमारे माता पिता हैं। ठीक, माता पिता से मेरा जन्म हुआ। ठीक, तो ये कौन सा परिवार हो जाएगा, जन्म मूलक परिवार हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा परिवार हो जाएगा, जन्म मूलक परिवार हो जाएगा। अर्थात हम फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक, ये फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है, ये फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है। ठीक, मतलब जन्म मूलक परिवार का मतलब हुआ कि जिसमें हमारा जन्म हुआ है, और प्रजनन मूलक परिवार का मतलब हुआ कि विवाह के बाद, अर्थात ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये शादी के बाद मेरी वाइफ। ठीक, इसके बाद जो बच्चा जन्म लेगा या जो बच्ची जन्म लेगी तो वो क्या हो जाएगा, प्रजनन मूलक परिवार हो जाएगा। ठीक, ये परिवार जो है, इस परिवार की जो स्थापना होगी ये प्रजनन मूलक परिवार हो जाएगा। उसके बाद ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, जेपी मर्डॉक इम्पॉर्टेंट है और एम सॉ इम्पॉर्टेंट है। जेपी मर्डॉक कहते हैं स्वतंत्र नाभिक परिवार तथा मिश्रित परिवार, और एम एन शाह अपूर्ण परिवार की बात करते हैं। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और फिर एक बार कहते हैं, जाते जाते ये चीज़ दोहराते हैं कि अगर दिक्कत आई होगी, जहाँ अगर आपको डाउट होगा, नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा, उस चीज़ को हम और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को, आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और थैंक यू इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच।